कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं। चैप्टर 1 और 2 खत्म जो कर चुके हैं, तो थर्ड स्टार्ट में तो अच्छा होना ही है। आज हम चैप्टर 3 की स्टार्टिंग की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि यार अकाउंटिंग में क्या क्या नायाब चीजें हैं, ऐसा क्यों करते हैं। अभी तक हमने हमने टर्म्स देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं। बट अब उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिसके बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। ऑल्दो है थियोरेटिकल चैप्टर, बट ये आपकी उस अकाउंटिंग प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताएगा जिस बेस पे आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। तो हमारा चैप्टर 3, हाँ चैप्टर 3 का नाम है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यार एक बात बताओ, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे हम अकाउंट स्टेटमेंट भी बोल रहे हैं, हम पीएनएल जो भी बनाएंगे यार अकाउंट्स में, यार आप एक बात बताओ वो हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है कि नहीं। एज अ प्रोप्राइटर, एज अ ओनर आप खुद सोच के देखो, तो उससे हमारी फाइनेंशियल पिक्चर डिस्क्लोज होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यार वो सेट प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए, सेम लैंग्वेज पे होनी चाहिए, सबको अंडरस्टैंड कर पाए, सब हर बंदा उसको अंडरस्टैंड कर पाए। सो मीनिंग ही क्या है? मीनिंग यही तो है मेरे बच्चों। क्या कह रहा है? पहले तो पेन भाई बहुत सोच समझ के यूज करेंगे आज हम, ठीक है। चलिए ये देखिए, ओके परफेक्ट। क्या कह रहा है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट वर लार्जली नीडेड बाय द प्रोप्राइटर। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करती है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। सोल्वेंसी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, सोल्वेंसी का मतलब ही फाइनेंशियल पोजीशन है। लिख देता हूं मैं, फाइनेंशियल पोजीशन, सोल्वेंट है या नहीं है। सोल्वेंसी और इंसोल्वेंसी मैंने आपको सेकंड चैप्टर के लास्ट कुछ वर्ड्स में, टर्म्स में हमने बता दिया था, ठीक है। सो हर बंदे के लिए जरूरी है, कह रहे इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट, क्या जरूरी है कि सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। अब उनको जब हम बना रहे हैं तो यार लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। सेट रूल्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करी, सेट रूल्स की बात करी, आई बात समझ में। तो ये स्टैंडर्ड रूल्स, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहां से आ रही है? गैप के थ्रू आ रही है। सर गैप मतलब जो दो चीजों के बीच में गैप होता है वो नहीं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। इन्हें सेट रूल्स को ही हम बोलते हैं अपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप, आई बात समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है। अगर हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को कुछ सेट ऑफ रूल्स और सेम स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो सेट ऑफ रूल्स को हम बोलेंगे गैप। गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। दीज प्रिंसिपल्स हैव डेवलप्ड ओवर ए कोर्स ऑफ पीरियड। इसे हमने अपने यूजेज के थ्रू, ठीक है, रीजंस हमें मिले होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तब जाके गैप बना है, ये गैप बने हैं, ये प्रिंसिपल्स बने हैं। हाँ, ये ऐसे नहीं बने कि यार आज कोई सो रहा था, सुबह उठ के उसको लगा चलो गैप बनाते हैं। नो, ये यूजेज जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाने की, तब बने, ठीक है। उनके रीजंस होंगे, आई बात समझ में? ऐसे नहीं बना, और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया गया होगा तब जाके बनते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके चलिए सर आगे चलते हैं। सो आगे बात करते हैं, अब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मीनिंग को हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब मीनिंग के बाद हमारे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको देख लेते हैं। आइए चलिए आगे बात करते हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। क्या कहता है? कह रहा फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ऑब्वियसली यार हम बात तो करें यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होने ही है। कह रहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। सब जगह सेम रहे यार, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, इजी टू अंडरस्टैंड हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी रहे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। इसलिए हमने यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स की बात की कि ये हमारे यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहां तक कोई दिक्कत? ऑब्वियसली दीज आर मैन मेड, अभी तो हमने बताया कि अपने एक्सपीरियंस से हमने बनाया है, ठीक है। तो ये मैन मेड तो होंगे ही ना, और उनके पीछे उसके रीजंस रहेंगे। तो पहला हो गया मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, एंड सेकंड हो गया मेरा दीज आर मैन मेड। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। पक्का? दो पॉइंट हमने पढ़े नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के। थर्ड पॉइंट पे हम बात चलते हैं, दीज आर फ्लेक्सिबल। दीज आर फ्लेक्सिबल एज इन यार जब भी चेंज करने की जरूरत होगी, बिजनेस एरा चेंज होता रहता है, एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होगा,
तो हमें अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसीलिए बोला गया कि दीज आर फ्लेक्सिबल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो बिजनेस में चेंजेस आएंगे ना, तो हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इनको सबको चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट तो है यार जनरली एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि रेलिवेंस है, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबिलिटी की बात करते हैं, इसमें हम तीन चीजों की बात करते हैं, रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबिलिटी, ROF, रॉफ लाला, हाँ रॉफ की बात करते हैं। कह रहा है ये जो गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स है ना, ये जनरली एक्सेप्टेड क्यों है? इनकी रेलिवेंस की वजह से, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबिलिटी की वजह से, रॉफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें समझ आ गया है उसका मीनिंग। ठीक है, उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को भी हमने अच्छे से समझ लिया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलिए अब काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरा कंसेप्ट, जिसे मैं अपनी अजम्पशन भी बोल सकता हूं, दूसरा है मेरे कन्वेंशंस। ठीक है, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन क्या है? देखो सुनना क्या कह रहा है, कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशन की बात की हमने, ये ब्लैक में ही रह गया है, अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, डॉक्ट्रिन्स, postulates etc. ठीक है, प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज कंसेप्ट और अजम्पशन, जिसे हम अपने कंसेप्ट और अजम्पशन की बात करते हैं, और कन्वेंशन की। मैं आपको एक बात बताऊं, कंसेप्ट और अजम्पशंस में 3 मेजर कंसेप्ट हैं एंड 8 अदर कंसेप्ट हैं, 11 हो गए। यानी अगर मैं बोलूं ऑन एंड ऑल तो कंसेप्ट मेरी 11 है और कन्वेंशंस मेरी 3 है। मतलब हमें, अगर मैं ओवरऑल प्रिंसिपल्स की बात करूं तो हमें 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। कितने प्रिंसिपल्स को पढ़ना है? 14, जिसमें से 11 मेरी अजम्पशंस यानी मेरे कंसेप्ट्स हैं और 3 मेरी कन्वेंशंस है। आई बात समझ में? पक्का? चलें आगे। जी सर, 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करें फिर हम? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले मेरे अजम्पशंस है कौन कौन से। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे 3 मेजर अजम्पशंस है, उसमें 3 मेजर में क्या क्या है। फर्स्ट इज मेरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये पढ़ेंगे हम। ओके सर। सेकंड है मेरा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, थर्ड इज एक्रूअल। ये मेरे मेजर कंसेप्ट्स है, मेजर। आई बात समझ में? ऑब्वियसली कह रहे इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द पीपल, सबको सेम मीनिंग मिले। ठीक है, इसीलिए हमने ये कंसेप्ट बनाया है। तो आगे हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ कंसेप्ट्स की, जो भी बात करेंगे ये यूजुअली फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम हम सब इसको फॉलो करेंगे। ये 3 हमारे मेजर रहेंगे एंड जो 8 है वो मेरे अदर्स में है। वो 8 कौन से हैं? वो 8 है ये, आइए समझना कौन कौन से। फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड थर्ड वन इज मेरा अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट। ठीक है, अरे सारी वही चीजें हैं बच्चों जो हम लोग ऑलरेडी बात करते हैं। ठीक है, थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, फोर्थ कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, फिर आता है मेरा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड लास्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। देखो आपको याद हो जाएंगे, सबके मीनिंग भी याद हो जाएंगे हम जब 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे। अभी बस आपको मैंने नेम से रूबरू कराया है कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। पक्का? चलें आगे फिर। तो ये है मेरे 8। अब हम जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो याद रहेगा ही ना। तो सबसे पहले बात करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की। गोइंग कंसर्न सिंपल सी बात है, मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग है। मेरा बिजनेस अगर मैंने स्टार्ट किया तो ये सोच के किया कि वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, एटर्निटी तक चलेगा। मेरा कोई बंद करने का इरादा नहीं है। कोई फर्म में आ रहा है, कोई जा रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस हमेशा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। आई बात समझ में? हाँ जी सर, क्या कह रहा है? एज पर दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट, क्या अज्यूम किया गया? द बिजनेस will continue to exist for a long period in future। आई बात समझ में? फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड के लिए चलता जाएगा। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी बुक्स में वो इसी अजम्पशन पे होंगी कि हमारी एंटरप्राइज कभी बंद होने नहीं वाली है। सो गोइंग कंसर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है मेरे बिजनेस में कोई आ रहा है, मेरे बिजनेस में कोई जा रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, मेरा कोई इरादा नहीं है मेरे बिजनेस को बंद करने का। इसलिए मैं अपनी सारी ट्रांजैक्शन भी उसी अजम्पशन से रिकॉर्ड करता हूं कि वो चलता जाएगा और मुझे हमेशा बेनिफिट
देता रहेगा अजम्पशन। ऐसा कोई पर्सन है जो स्टार्ट करता है चलो यार आज 10 दिन के लिए एक बिजनेस करके देखते हैं, नहीं चला तो बंद कर देंगे यार। ऑब्वियसली जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप अपनी जमा पूंजी लगाते हो, जिसे हम अपनी कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल लगाने के बाद कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि यार चलो कुछ दिन बाद बैठे हैं खाली है बिजनेस बंद कर देंगे, 10 दिन खाली है तो 10 दिन बिजनेस कर लेते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होता है। पहला है मेरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हमें समझ आ गया। बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं बिजनेस चलाना। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट की, जो कि एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंट, आपको बोला जाता है ना आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए तो। ऑब्वियसली यार अकाउंट्स में भी हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। कह रहा है एक बार जो आपने रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो प्रिंसिपल लगा दिया, जो भी आपने ट्रीटमेंट यूज किया उस अकाउंट्स में, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सेम करते जाएं, ताकि जो रिजल्ट्स होंगे वो कंपेरेबल बन जाए। एग्जाम्पल लेते हैं डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन दो मेथड से लगाया जा सकता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब एक बात बताओ, एक साल आप डेप्रीशिएशन एसएलएम से चार्ज कर रहे हो, दूसरा आप डब्ल्यूडीवी से चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखो एक पे डेप्रीशिएशन ज्यादा आएगा, एक में कम आएगा, तो आपके जो अकाउंट्स है वो कंपेरेबल नहीं होंगे। आइए क्या कहता है, लैंग्वेज से भी समझते हैं। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट। यार इसने भी तो वही बोला कि रिमेन कंसिस्टेंट फॉर फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। हर साल चेंज मत करो, चेंज बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट। ठीक है, कि मैनेजमेंट कंपेयर कर सके, टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो हमारे ये क्या है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन्हें कंपेरेबल बनाना है डिफरेंट पीरियड्स के लिए, ताकि हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स और वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज को असेस कर पाए। ठीक है, अगर हम डिफरेंट मेथड्स और प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, तो वो मेरे कंपेरेबल नहीं होंगे, नॉट बी कंपेरेबल। ठीक है, प्रॉफिट पे या मेरे अपने ग्रोथ को मैं अच्छे से असेस नहीं कर पाऊंगा। आई बात समझ में? ओके सर, बात तो समझ आ गई है और लॉजिक भी है इस बात में। थर्ड, एक्रूअल कंसेप्ट क्या है मेरा? एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? देखो मैं आपको बताता हूं कि हमारे अकाउंट्स में अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं। वन इज एक्रूअल कंसेप्ट, द अदर वन इज कैश कंसेप्ट, यानी बेसिस भी बोलते हैं हम इसे। हमारा चैप्टर नंबर 4 भी यही है, जहां पे हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। सो वहां पे आता है एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। कैश बेसिस कहता है कि बेटा जब भी कैश रिसीव हो या कैश पे करो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, बस। इसके अलावा मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं है कैश बेसिस से। बट एक्रूअल कहता है यार ऐसा कोई मतलब थोड़ी ना, आपको हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो इस करंट पीरियड से बिलोंग करती है, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या है आपके सामने, आप समझिएगा। कह रहा है इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड। ठीक है, हम कब यूज करते हैं? फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन एक्रूअल कंसेप्ट। रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड। रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन सेल्स आर मेड, जब हमने सेल्स कर दी है या सर्विसेज रेंडर्ड कर दी है। सर्विसेज रेंडर्ड, ये रेंटेड गलत है, रेंडर्ड। ठीक है, एंड इट इज इमैटेरियल। ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। हमने सेल्स कर दी या हमने सर्विस रेंडर कर दी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, कैश आया है या नहीं आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली